हेलो फ्रेंड्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। और इस इस वजह से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यूपीएससी, बीपीएससी, नेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, मैं साइमन कमीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बारे में हम फुल डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइमन कमीशन पे डिस्कस करने से पूर्व हम जरा एक पृष्ठभूमि पर ध्यान दे देते हैं, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा जाता है कि भारत के राज्य सचिव E.S. मॉन्टेग्यू और वॉयस लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ब्रिटिश नीतियों के उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास किया जिसके अनुसार भारत में एक उत्तरदायी प्रशासन का लक्ष्य रखना और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। वर्ष 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा करेगी, किंतु नवंबर 1927 में ही उसने आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी, जिसका नाम भारतीय विधि आयोग था। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन तथा इसके सभी सदस्य ब्रिटिश थे, यानी श्वेत थे। कालांतर में सर जॉन साइमन के कारण इसे साइमन आयोग के नाम से भी जाना जाने लगा। इस आयोग को वर्तमान सरकारी व्यवस्था, शिक्षा के प्रसार तथा प्रतिनिधि संस्थाओं के अध्ययन के पश्चात यह रिपोर्ट देनी थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कहाँ तक उचित है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो शब्द उत्तरदायी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसका अर्थ होता है वह शासन जिसमें शासन वर्ग के व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जनता या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सर साइमन की अध्यक्षता में ये साइमन आयोग जो था, उसका यही आने का मकसद था कि वो भारत में एक उत्तरदायी सरकार की जांच करना चाहती थी और ये देखना चाहती थी कि भारतीय कहाँ तक इसके लिए तैयार हैं। यद्यपि ये आयोग 10 सालों में आने वाला था, लेकिन ये उससे पूर्व ही आ गया। कुछ इतिहासकार इसके पीछे तर्क ये देते हैं कि 1929 ईस्वी में इंग्लैंड में चुनाव होने वाले थे। उसमें लेबर पार्टी की जीत की पूरी उम्मीद थी, इसलिए कंजर्वेटिव पार्टी ने भारत के भविष्य को लेबर पार्टी के हाथों में छोड़ना सही नहीं समझा। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के महत्वपूर्ण औपनिवेशिक क्षेत्रों को लेबर पार्टी के हाथों में देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने इलेक्शन से पूर्व, यानी चुनाव से पहले, साइमन कमीशन को भारत भेजा ताकि वो भारत में उत्तरदायी सरकार की पहचान कर सके। तो इस प्रकार 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और आते ही साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र जनारोष पैदा हो गया। भारतीय जनारोष का प्रमुख कारण किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाया जाना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। चूँकि भारतवासी यह समझते थे कि भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, अतः कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य को न लिए जाने से उन्होंने यह अनुमान लगाया कि अंग्रेज भारतीयों को स्वशासन के योग्य नहीं समझते हैं। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में यह घोषणा की गई। MS अंसारी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक स्वरूप में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया। इस बीच नेहरू रिपोर्ट के प्रयासों के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हो गया। किसान मजदूर पार्टी, लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा तथा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, लेकिन पंजाब में संघवादियों तथा दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए
MS अंसारी ने कहा कि भारतीय जनता का यह अधिकार है कि वह सभी मुद्दों पर एक बैठक करे और भारत के संविधान का निर्णय करने योग्य बातें और डिस्कशन आपस में कर सके। जबकि श्रीमती एनी बेसेंट ने कमीशन की नियुक्ति को जले पर नमक छिड़कना बताया और दीनसा वाचा ने इसके विरोध में एक घोषणा पत्र तक प्रकाशित कर दिया। जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा, तब उसके विरोध में अनेक प्रदर्शन किए गए। जहां भी साइमन कमीशन गया वहां काले झंडे, हड़तालों और विरोध प्रदर्शनों से उसका स्वागत किया गया और साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तब उसके विरुद्ध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स ने लाला जी पर लाठी से सख्त प्रहार किए, जिससे लाला जी को काफ़ी चोट आई और कुछ दिनों के बाद इसी कारण उनका देहांत हो गया। घायल होते समय पंजाब के शेर लाला जी ने दहाड़ते हुए कहा कि ये लाठियों के आघात जो मुझ पर किए गए हैं एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीलें साबित होंगी। इससे सरदार भगत सिंह आदि क्रांतिकारी नेताओं को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसे राष्ट्रीय अपमान समझकर सॉन्डर्स से बदला लेने का विचार किया। सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर सॉन्डर्स की हत्या करके इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। जब साइमन कमीशन लखनऊ पहुंचा तब इसके विरुद्ध में पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर अनेक अत्याचार किए। 2 वर्ष के परिश्रम के पश्चात आखिर बिना रुके और घोर विरोधों के बाद भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहाँ तस्वीर में आप सर साइमन को देख पा रहे हैं। साइमन कमीशन ने घोर विरोध के बावजूद भी आखिर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। आइए देखते हैं कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था। विरोध प्रदर्शन के बावजूद इसने 2 वर्षों तक मेहनत करके एक रिपोर्ट तैयार की जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रिपोर्ट में भारत के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की गई जो कि इस प्रकार है। द्वैत शासन की समाप्ति और प्रांतों की स्वायत्तता देना, गवर्नर जनरल्स के विशेषाधिकारों को बढ़ाना, मताधिकार का विस्तार करना, केंद्र में उत्तरदायी सरकार बनाना, इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार करना, वृहद भारत के लिए परिषद की स्थापना करना, केंद्रीय विधानमंडल का पुनः गठन करना, वर्मा, सिंध तथा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से संबंधित सिफारिशें करना, सेना के भारतीयकरण की आवश्यकता, गृह सरकार और एक नया संविधान बनाना। आइए साइमन कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट का जो दूसरा भाग था उसमें ये दोष था कि साइमन कमीशन ने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए कुछ भी नहीं कहा था। तीसरा दोष ये था कि प्रतिवेदन में सेना ने भारतीयकरण की चर्चा की गई थी, लेकिन भारतीयों के हाथ में प्रतिरक्षा विभाग नहीं सौंपा गया था। उसके अलावा साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने प्रांतों को स्वराज या स्वायत्तता देने की सिफारिश की गई थी, परंतु उसको राज्यपालों की विशेष शक्तियों द्वारा सीमित कर दिया गया था। हालांकि साइमन कमीशन दोषपूर्ण था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ गुण नहीं थे। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा गुण यह था कि इसमें भारतीय राजनीति की सरकारी कठिनाइयों एवं समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। इसकी सिफारिश के सूक्ष्म विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि यह रिपोर्ट वास्तव में 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम के एक कदम आगे की कड़ी है, क्योंकि इस अधिनियम में 1919 ईस्वी के अधिनियम के सबसे बड़े दोष द्वैत शासन को समाप्त कर देने की सिफारिश की गई थी। इस प्रकार साइमन कमीशन के प्रतिवेदन को भारतीय संवैधानिक विकास की महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साइमन कमीशन के प्रतिवेदन को
ही 1935 ईस्वी के अधिनियम में अपनाया गया। 1935 ईस्वी में प्रांतों को भी स्वराज्य दिया गया और अल्पमतों के हितों की रक्षा तथा राज्यपालों को भी विशेष शक्तियां दी गई। उन सब का आधार साइमन कमीशन का प्रतिवेदन ही था। फिर भी हम कह सकते हैं कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज की मांग की उपेक्षा की। इससे भारतीय काफ़ी दुखी थे, इसलिए मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस, उदार संघ, इन सबों ने साइमन कमीशन का एक साथ विरोध किया। भारतीय नेताओं द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किए जाने पर ब्रिटिश कैबिनेट के अनुदार दल के भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों के समक्ष अपना एक संविधान बनाने की चुनौती रख दी। मई 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक 7 सदस्यीय समिति बनाकर अगस्त 1928 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया है। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल से अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ़िलहाल साइमन कमीशन के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट था मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल एडिक्शन आईएएस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारी चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और आप बने रहिए